आज से हम चैप्टर नंबर 5 ऑफ मैकेनिक्स बाय क्यू के गोरी का करेंगे। ये चैप्टर है फ्रिक्शन। इस चैप्टर के अंदर हमने फ्रिक्शन से डील करना है। तो इसलिए सबसे पहले हम सीखेंगे कि फ्रिक्शन होता क्या है एक्चुअली। तो लेट करें कि मेरे पास ये एक सरफेस है और इसको मैंने रखा हुआ है किसी दूसरी सरफेस के ऊपर। लेट करें इस सरफेस का नाम सरफेस ए है और ये सरफेस बी है। अब आप इस सरफेस बी के ऊपर सरफेस ए को मूव करवाएं इस डायरेक्शन में। तो आपने इस डायरेक्शन में इसको मूव करवाया, यानी कि आपने इस डायरेक्शन में इस बॉडी ए के ऊपर फोर्स लगाई। लेट करें वो फोर्स जो है वो कोई भी फोर्स है, लेट एफ स्टैरिक है। अब ये बॉडी क्या करेगी, आपने ये फोर्स लगाई, ये फोर्स ऑफ एक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के थर्ड लॉ के तहत ये बॉडी क्या करेगी, इस बॉडी के ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स प्रोड्यूस कराएगी। और किस डायरेक्शन में, आपकी अप्लाइड फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में। लेट करें इसने जो फोर्स लगाई है वो फोर्स एफ है। अब ये फोर्स किस काम के लिए है, वो इस अप्लाइड फोर्स को अपोज कर रही है, यानी कि इस बॉडी ए की मोशन को ये वाली बॉडी बी जो है वो क्या कर रही है, अपोज कर रही है। अब इस अपोजिंग फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, क्योंकि ये इस बॉडी की मोशन को अपोज करेगी और यही इसकी डेफिनेशन है। तो फिर फ्रिक्शन की डेफिनेशन क्या हुई, द फोर्स which opposes the motion of a surface या body upon another, इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो जब एक सरफेस किसी दूसरी सरफेस के ऊपर मूव करती है तो एक फोर्स ऑफ अपोजिशन एक्सर्ट होती है जो उस बॉडी की मोशन को अपोज करती है। इस फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। तो इट्स कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी सीखेंगे। तो लेट करें कि ये एक सरफेस है, इसको सरफेस ए कह दें या बॉडी ए कह दें। अज्यूम करें कि दिस सरफेस इज इन कांटेक्ट विद अनदर सरफेस एट दिस पॉइंट, और इस सरफेस को आप सरफेस बी कहते हैं। अब ऊपर वाली जो सरफेस ए है वो नीचे वाली सरफेस बी के ऊपर फोर्स ऑफ एक्शन एक्सर्ट करेगी। लेट करें उसकी डायरेक्शन ये है, इस डायरेक्शन में एक्सर्ट कराएगी। लेट करें वो फोर्स जो है वो, उसका कोई भी नाम रख लें आप, नेगेटिव आर रख लें, प्लस आर भी रख सकते हैं, मैंने माइनस आर रख लिया इसका नाम। तो अब ये वाली बॉडी क्या करेगी, इस अप्लाइड फोर्स या एक्शन फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स एक्सर्ट कराएगी। तो ये रिएक्शन फोर्स है, इसका नाम मैं क्या रख लेता हूँ, आर। ये रिएक्शन फोर्स होगी। अब आप क्या करें, इस रिएक्शन फोर्स के कंपोनेंट्स ड्रॉ करें। एक कंपोनेंट क्या हो जाएगा इस फोर्स का, ये टेंजेंट के अलोंग, इसका नाम एफ रखें। ये जो रिएक्शन फोर्स का जो कंपोनेंट है अलोंग द टेंजेंट डायरेक्शन, ये कहलाता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगी। और जो दूसरा कंपोनेंट है जो आप नॉर्मल के अलोंग लेंगे, वो
नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगी। तो ये रिएक्शन का वो कंपोनेंट जो नॉर्मल डायरेक्शन में होता है उसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। उसको मैंने आर डैश से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये तो छोटी सी पॉइंट्स आ गई कि नॉर्मल रिएक्शन क्या है और इस केस में फ्रिक्शन क्या होती है। अब इसके बाद हमने सीखना है कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है। हेडिंग देते हैं यहाँ पर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये जो नॉर्मल रिएक्शन इस रिएक्शन फोर्स के साथ जो एंगल बना रहा होता है इसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं और इसको लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। सो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो गया? द एंगल बिटवीन द एंगल क्या? लैम्डा बिटवीन द रिएक्शन फोर्स R and the normal reaction is called the angle of friction. So आप इस फोर्स को उठाकर, इस फोर्स F यानी फ्रिक्शन फोर्स को अगर आप उठाकर यहाँ पर रख लें ट्रायंगल कंप्लीट कराने के लिए, तो इस वाली ट्रायंगल के अंदर देखें, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये वाला। क्योंकि इस फोर्स के हमने परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ किए, एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एक नॉर्मल डायरेक्शन में। और टेंजेंशियल डायरेक्शन और नॉर्मल डायरेक्शन में हमेशा 90 डिग्रीज का एंगल होता है। तो इसका मतलब है कि इस फोर्स F और इस नॉर्मल रिएक्शन में एंगल 90 डिग्रीज का है। तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस और ये आपका एंगल हो गया। इसके ऊपर टेन थीटा अप्लाई करें, टेन थीटा जो यहाँ पे एंगल क्या है? ये लैम्डा। दिस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस यानी कि F डिवाइड बाय कैपिटल R। इस इक्वेशन को भी हम एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसके अंदर हम F की वैल्यू पुट करेंगे जो कि अभी हम ड्राइव कर रहे हैं। वैसे लॉज ऑफ फ्रिक्शन है जो अभी हम एक लॉ डिस्कस करेंगे। पहला लॉ तो यह है कि हमेशा फ्रिक्शन किस तरह से एक्ट करती है, हमेशा बॉडी की मोशन को अपोज करती है। पहला लॉ तो ये हो गया। और दूसरा लॉ ये कहता है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F है और जो नॉर्मल रिएक्शन R है, इनके दरमियान जो रेशियो है वो हमेशा एक कांस्टेंट नंबर रहती है, यानी कि F और R के दरमियान रेशियो कांस्टेंट रहती है। तो फिर हम ये लिखेंगे यहाँ पर द रेशियो बिटवीन द नॉर्मल रिएक्शन R and the force of friction नॉर्मल रिएक्शन को आप R प्राइम का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें, R दे दें। नॉर्मल रिएक्शन R और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन F के दरमियान जो रेशियो होती है इज कांस्टेंट। तो यानी कि R और F नहीं, F और R कहना चाहिए, F एंड R, F और R के दरमियान जो रेशियो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। तो यानी कि F रेशियो R
इज अ कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट को लेट म्यू कह देते हैं। और ये म्यू क्या कहलाता है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। इस म्यू को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। आप ये चीज़ें 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइड बाय आर। तो यहाँ से आपके पास एफ इज इक्वल टू म्यू आर आ जाएगा। इस फॉर्मूले को हम रिपीटेडली ऑलमोस्ट हर क्वेश्चन के अंदर यूज़ करेंगे। इसको अल्टरनेटिवली आप दूसरी तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले मैं आपको बताऊंगा कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये हमारी एक सरफेस पड़ी हुई थी अपॉन अनदर सरफेस। आप जब शुरू में फोर्स लगाएंगे छोटी सी, तो ये बॉडी मूव नहीं करेगी। इसकी रीज़न ये होती है कि ये आपकी अप्लाइड फोर्स जो थी ये थी एक्शन, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या थी? रिएक्शन। ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट करते रहते हैं। जैसे जैसे आप इस फोर्स को, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाते रहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होती रहेगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप अप्लाइड फोर्स बढ़ाएंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ती रहेगी, लेकिन एक सर्टन लिमिट तक। एक सर्टन लिमिट से को जब आप क्रॉस कर जाते हैं, आपकी अप्लाइड फोर्स एक सर्टन लिमिट को क्रॉस कर जाती है, तो फिर उस पॉइंट के ऊपर आपकी फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। यानी कि इसके बाद जब आप फोर्स बढ़ाएंगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन के बाद, तो फिर यह क्या होना शुरू हो जाएगी? बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी। तो जिस पॉइंट के ऊपर, जिस लिमिट के ऊपर आकर बॉडी मूव करना शुरू, मोशन स्टार्ट करती है, उसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं, या पॉइंट ऑफ मोशन, या मूविंग पॉइंट, यानी जिसके ऊपर बॉडी मोशन स्टार्ट करती है, तो उसको पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। तो उस वक्त फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको हम क्या कहते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शन, और इस फ्रिक्शन को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जब ये बॉडी मूव करना शुरू हो जाएगी तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन खत्म होके डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो the maximum value of friction that keeps the body in limiting equilibrium is called the limiting friction. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन है। आप इसको जब क्रॉस कर जाएंगे तो बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगी, वो मूव करना शुरू हो जाएगी। फिर अभी भी फ्रिक्शन मौजूद रहेगी, जब बॉडी मूव कर रही होगी तब भी फ्रिक्शन मौजूद रहेगी, और वो फ्रिक्शन कौन सी हो जाएगी? वो काइनेटिक फ्रिक्शन होती है, और उसकी वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से थोड़ी सी कम होती है। ऐसी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ के आ चुके हैं। अब इस फॉर्मूले को F इज इक्वल टू म्यू आर को आपने पीछे पुट करना है, लेकिन मैं इससे पहले आपको बता दूं कि अगर मैं इसका वेट बढ़ा देता हूँ बॉडी का, इसका मैस बढ़ाता जाता हूँ, एक बड़ी बॉडी रख लेता हूँ, तो फिर इसकी जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो क्या हो जाएगी? वो इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि जब आप बड़ी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो फिर उसको मूव कराने के लिए आपको अप्लाइड फोर्स क्या करनी पड़ेगी? बढ़ानी पड़ेगी। अप्लाइड फोर्स जब आप बढ़ाएंगे
तो इसकी वजह से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से आपकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो क्या हो जाती है, इंक्रीज होती है। अच्छा, तो इस चीज़ को देखें, लेट करें जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है वो लेट करें एफ है, ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है, यानी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। एफ को मैं किस चीज़ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इस चीज़, ये क्या चीज़ है इधर, इस वक्त लिमिटिंग फ्रिक्शन है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, वेट ऑफ द बॉडी के। ये तो एक चीज़ हमें क्लियर होगी। अगर बॉडी इस केस में पड़ी हुई है, हॉरिजॉन्टल बॉडी है, तो फिर इस केस में जो नॉर्मल रिएक्शन एक्ट करेगा वो इसकी सरफेस के नॉर्मल होगा, यानी इस तरह से परपेंडिकुलर, और वह वेट के एग्जैक्टली ऑपोजिट होगा, यानी इक्वल इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेट होगा बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो फिर वेट की जगह हम यहाँ पर आर भी लगा सकते हैं। तो एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, तो प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें, या तो इसको पहले लिखें एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ से क्या पता चला आपको, प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म कर दें तो इक्वल आ जाएगा और एक कांस्टेंट आ जाएगा, उस कांस्टेंट को म्यू कह दें और इसी तरह से लगा देंगे। तो इस तरह से भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट करें तो एफ किसके इक्वल आ गया, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन से कट हो जाएगा, तो आपके पास tan लैम्डा जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू के। यहाँ से आपका जो लैम्डा यानी एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो इक्वल हो जाएगा tan इनवर्स म्यू के। तो ये इसके कुछ सेक्शन से अब हम नेक्स्ट लेक्चर से इसकी एग्जांपल्स को करेंगे। अच्छा, तो ये tan इनवर्स लैम्डा नहीं tan इनवर्स म्यू आता है। आप यहाँ से tan को उठाएं, दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, या इधर भी tan इनवर्स अप्लाई करें, इधर भी tan इनवर्स अप्लाई करें। ये tan इनवर्स इस tan के साथ कट हो जाएगा, तो आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू आ जाएगा। ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। अब एग्जांपल्स करने से पहले हमने इक्विलिब्रियम के चंद एक केसेस करने। इन सब केसेस के अंदर एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी पड़ी हुई होगी, और बॉडी लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। ये जो इंक्लाइंड प्लेन है ये एक रफ इंक्लाइंड प्लेन होगा, तो इसका मतलब है कि इस बॉडी और इस इंक्लाइंड प्लेन की सरफेसेस के दरमियान फ्रिक्शन होगी, और डेफिनेटली देयर माइट बी द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी होगा, जो कि म्यू होगा। हम हमेशा इसको म्यू लेट करेंगे। तो इस केस के अंदर बॉडी जो है उसको हमने किस सिचुएशन में सपोज किया हुआ है, हम सपोज करें कि बॉडी जो है वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, यानी कि जब आप वो अप्लाइड फोर्स को ज़रा सा भी इंक्रीज करेंगे तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। और इस केस में हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, यानी कि लिमिटिंग फ्रिक्शन एग्जिस्ट कर रही है। तो हेडिंग दे देते हैं। हेडिंग है इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। आप लोग भी इसी तरह से नोट्स तैयार करें अपने। ये हेडिंग दे दें। एक चीज़ आप लोग नोट कर लें, मैं तो आपको यहाँ पर सब चीज़ें बता दिया करता हूँ, तो आप लोग जो है ना किसी भी टीचर के नोट्स को फॉलो करने से बहुत बेहतर होगा कि आप लोग बुक ही को फॉलो करें, क्योंकि नोट से आपको नॉलेज नहीं मिल सकती। नोट सिर्फ आपको अच्छे नंबर दे सकते हैं। अगर आपको अच्छा नॉलेज चाहिए तो आप बुक को फॉलो करें। तो मैं वही बुक वाली बातें यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया करता हूँ सिंपल अल्फाज में। अच्छा जी, सबसे पहला केस है केस 1।
इस केस के अंदर आपको ये प्रूफ करना है कि अगर एक रफ इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक बॉडी इक्विलिब्रियम में, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, तो फिर इस केस में आपको ये प्रूफ करना है कि ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लाइंड प्लेन का जो एंगल है, यानी कि हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ जो ये इंक्लाइंड प्लेन एंगल बना रहा है, लेट करें ये अल्फा, ये अल्फा एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी लैम्डा के इक्वल होगा। हमने ये प्रूफ करना है। तो उसकी स्टेटमेंट अब लिख लेते हैं। इफ अ पार्टिकल बी इन लिमिटिंग इक्विलिब्रियम ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन, equilibrium on a rough inclined plane. Under its own weight, एक चीज़ जहन नशीन करें, अगर इंक्लाइंड प्लेन रफ है तो डेफिनेटली देयर एग्जिस्ट द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, उसको हम म्यू का नाम देंगे। अगर इंक्लाइंड प्लेन स्मूथ है, रफ नहीं है, स्मूथ है, तो इसका मतलब है कि ये आइडियल सिचुएशन है और सच अ प्लेन ऑफर्स नो अपोजिशन, यानी कि सच अ प्लेन ऑफर्स नो फ्रिक्शन, और इस केस में म्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा डेफिनेटली। क्योंकि अगर हम फ्रिक्शन को ज़ीरो कर देते हैं, इस इक्वेशन को देखें, फ्रिक्शन अगर ज़ीरो कर देते हैं, इस इक्वेशन को ना देखें, यहाँ पे देखें, फ्रिक्शन अगर ज़ीरो होगी तो फिर म्यू की वैल्यू भी ज़ीरो हो जाएगी। एफ यहाँ पे ज़ीरो, यानी फ्रिक्शन ज़ीरो करें तो म्यू भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा डेफिनेटली। अच्छा, इस केस की हमें नेक्स्ट कुछ केसेस में ज़रूरत पड़ेगी कि अगर स्मूथ इंक्लाइन प्लेन है तो म्यू जो है वो ज़ीरो होता है। इसको हम हमेशा ऐसे ही करेंगे, जब भी स्मूथ आएगा तो उस चीज़ की, उस सरफेस की कोई म्यू नहीं होगी, म्यू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा इस केस में। अच्छा, प्रूफ क्या करना है, the angle of inclination यानी कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ जो ये एंगल बना रहा है, आपका इंक्लाइन प्लेन जो एंगल बना रहा है वो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कहलाता है। ऑफ द प्लेन is equal to the angle of friction to the magnitude of the angle of friction यानी लैम्डा। इन क्वांटिटीज़ को आप मार्कर से लिख लिया करें, सिंबल्स वगैरह। प्रूफ करें, हम इसको प्रूफ करेंगे। सिचुएशन यही वाली है, आप लेट करें कि एक पार्टिकल है, उसका मास m है, उसको हमने रफ इंक्लाइंड प्लेन ए बी पर रखा हुआ है। इस इंक्लाइंड प्लेन का नाम ये वाला पॉइंट ए, ये वाला पॉइंट बी कर दें। तो यहाँ पर लिखें, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m, लेट अ पार्टिकल ऑफ मास m is placed on a rough inclined plane AB on a rough inclined plane, और उस प्लेन का नाम AB है। अब इसके आगे आप लिखें कि
जब पार्टिकल एट द पॉइंट ऑफ मोशन हो जाए या एट द पॉइंट ऑफ मूविंग हो जाए, तो इस केस में देयर एग्जिस्ट द लिमिटिंग फ्रिक्शन। यानी आप लिखेंगे when the particle is just at the point of motion, just at the point of motion, there is limiting friction behind it। ये वाली बातें आपको तकरीबन नेक्स्ट आने वाले 3-4 केसेस जो हैं उनमें ये चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। तो ये तो एक फंडामेंटल सी चीज़ है कि अगर बॉडी किस पॉइंट पे आ गई है, लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में, तो इसका मतलब है कि देयर एग्जिस्ट दी लिमिटिंग फ्रिक्शन। डेफिनेट सी बात है। और जब आप अप्लाइड फोर्स को थोड़ा सा भी इंक्रीज करेंगे तो बॉडी मूव होना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे कुछ आप फोर्सेस बनाएं। इस पॉइंट से इस बॉडी के सेंटर ऑफ ग्रेविटी से डाउनवर्ड डेफिनेटली क्या चीज़ एक्ट करेगा? वेट एक्ट करेगा। ये वेट है, बॉडी का वेट कितना होता है? क्योंकि इसका मास m है और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू g होती है, g से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये mg हो गया। और एक नॉर्मल रिएक्शन हम बनाएंगे। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? हमेशा इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इंक्लाइंड प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया आपका नॉर्मल रिएक्शन, तो वो भी ड्रॉ कर लें। तो ये आपका नॉर्मल रिएक्शन है, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, और इसको आप R से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये सरफेस, इस सरफेस का जो रिएक्शन है, एक तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन, जो रिएक्शन फोर्स है वो क्या होगी? इस वेट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, क्योंकि एक्शन क्या है? वेट है। तो एज अ रिएक्शन क्या चीज़ जनरेट होगी? ये सरफेस इसके ऊपर इसके ऑपोजिट एक फोर्स लगाएगी, तो वो ये वाली होगी रिएक्शन फोर्स, और इसको आप R प्राइम से रिप्रेजेंट करेंगे। और हमें पता है कि इसके दरमियान और इसके दरमियान जो एंगल है वो क्या होता है? एंगल ऑफ फ्रिक्शन, लैम्डा। अब आप क्या करें? वेट के कंपोनेंट्स बनाएं। इस वेट के कंपोनेंट्स, पहला कंपोनेंट क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला कंपोनेंट। और जो दूसरा कंपोनेंट है वो ये वाला हो जाएगा। एक चीज़ ज़रा नोट करें कि ये एंगल अल्फा है, उसको मैं दूसरी जगह पे बनाता हूँ, इस डायग्राम को, इस वाली ट्रायंगल को। ये वेट आ रहा है नीचे की तरफ और ये हॉरिजॉन्टल लाइन जा रही है। यहाँ पे एंगल कितना हो गया? अल्फा। डेफिनेटली वेट सीधा नीचे की तरफ आता है वर्टिकली, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। ये 90 का एंगल हो गया, तो ये कितना एंगल होगा? ट्रायंगल है, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम करें तो 180 आता है। 180 है, तो इसका मतलब हो गया अल्फा प्लस ये वाला एंगल यानी 90 डिग्री, और ये वाला एंगल इसको लेट करें बीटा, इज इक्वल टू 180 डिग्रीज हो जाएगा। यहाँ से बीटा की वैल्यू निकालें, 180 माइनस 90 यानी 90, और अल्फा आके यहाँ से माइनस हो जाएगा। तो ये वाला एंगल हो गया अल्फा 90 डिग्रीज माइनस अल्फा। इस चीज़ को रफ में याद बनाएं अपने समझने के लिए।
तो ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्रीज माइनस अल्फ़ा। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, ये वाला एंगल भी बनाना है, ये वाला एंगल। ज़रा नोट करें, मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो इसके परपेंडिकुलर है, और जो ये वाला कंपोनेंट है वो एग्जैक्टली इसके अपोजिट है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जो कंपोनेंट है वेट का, ये चूंकि नॉर्मल के अपोजिट है, और नॉर्मल जो है इस इंक्लाइंड प्लेन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 90 का एंगल बना रहा है। तो डेफिनेटली ये जो नॉर्मल वाला, सॉरी, ये वाला जो कंपोनेंट है वेट का, ये वाला, ये भी कितना एंगल बनाएगा, 90 का ये एंगल बनाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, ये 90 का एंगल हो गया, जो कि वेट का कंपोनेंट इसके साथ बना रहा है, ये 90 का एंगल हो गया। और बीच में ये वाला एंगल कौन से वाला हो गया, 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा हो गया। तो जो बाकी ये बच जाएगा वो कितना होगा, अब टोटल एंगल कितना है यहाँ से लेकर यहाँ तक, 90 है। 90 में से आप ये वाला पोर्शन कट कर दें तो आपके पास ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो यानी टोटल एंगल 90 डिग्री था, इसमें से आप क्या निकाल दें, ये वाला पोर्शन कट कर दें तो 90 डिग्री माइनस अल्फ़ा आ जाएगा। तो किसके इक्वल आया, 90 से कट हो गया, माइनस और माइनस प्लस हो गया अल्फ़ा। तो इसका मतलब है ये बीच वाला एंगल यहाँ पे क्या बन जाएगा, अल्फ़ा। तो इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, इस डायग्राम को गंदा नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर डायरेक्ट अल्फ़ा लिख लूँगा। तो ये अल्फ़ा एंगल है, चूंकि ये दोनों परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं तो इनके दरमियान एंगल कितना हो गया, 90। अब बेस क्या चीज़ होगी है, बेस अब ये वाली चीज़ होगी, क्योंकि इसके ऊपर ये अल्फ़ा एंगल भी आ रहा है और 90 डिग्री भी आ रहा है। तो हमें पता है कि अगर राइट ट्राइंगल बनाते हैं और इसके ऊपर इस साइड पे हम एक एंगल थीटा लेते हैं, तो और यहाँ पर 90 लेते हैं, तो जिस साइड के ऊपर थीटा एंगल भी आ रहा है और 90 वाला एंगल भी आ जाए, वो बेस हो जाती है। यानी एक्स कंपोनेंट इसके अलोंग आता है और इसके अलोंग वाई कंपोनेंट। अब वेट है तो इसके कंपोनेंट्स, अब वेट के लिए ये चीज़ हॉरिजॉन्टल चीज़ होगी, इसके साथ कितना एंगल बना रही है, अल्फ़ा एंगल बना रही है। तो फिर ये वाला कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा, एक्स कंपोनेंट हो जाएगा, तो यानी कि एम जी कॉज अल्फ़ा। और ये वाला कंपोनेंट कौन सा आ जाएगा, वाई कंपोनेंट, एम जी साइन अल्फ़ा। तो आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। अब चूंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में पड़ी हुई है और इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रही, कोई अप्लाइड फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है जब ये खुद ही स्लाइड करेगा यहाँ से, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है तो इसका मतलब है कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इस डायरेक्शन में एक्ट करेगी, इसके अगेंस्ट, एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल है, अगर नॉर्मल रिएक्शन कैपिटल आर है तो फिर जो फ्रिक्शन है वो किसके इक्वल हो जाती है, म्यू आर के। तो ये चीज़ तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसलिए म्यू आर फ्रिक्शन होगी इस डायरेक्शन में। अब आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, अब आपने यहाँ पर इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगानी है। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, सेकंड चैप्टर में शायद हमने पढ़ा था कि बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में, फॉर एग्जांपल इस डायरेक्शन में इस पर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं और कुछ फोर्सेस इस डायरेक्शन में लग रही हैं, इन फोर्सेस का नाम आप कर दें Fx1 और इनका Fx2। तो बॉडी इक्विलिब्रियम में सिर्फ उस वक्त होगी जब लेफ्ट वाली फोर्सेस या राइट वाली फोर्सेस का सम इज इक्वल टू लेफ्ट वाली फोर्सेस का सम होता है। तो नोट करें, यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही थी Fx1, Fx2 या और Fx3 लग रही थी, जबकि यहाँ पे सिर्फ Fx2 डैश और Fx1 डैश लग रही हैं। तो फिर इन दो का सम यानी Fx1 डैश प्लस F2 1 डैश या F2 डैश Fx2 डैश इज इक्वल टू हो जाएगा ये वाली फोर्स Fx1 प्लस Fx2 प्लस Fx3। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। इसी तरह से अगर वर्टिकल फोर्सेस एक्ट करें तो ऊपर वाली फोर्सेस का सम इज इक्वल टू नीचे वाली फोर्सेस का सम होता है। ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के तहत ऐसा होता है, तो इसलिए हम ये अप्लाई करेंगे। इसी तरह से सेकंड कंडीशन के मुताबिक अगर किसी पॉइंट पर किसी पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क को इवेल्युएट करें तो एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क्स का
जो मोमेंट्स का सम है इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंट ऑफ क्लॉकवाइज टॉर्क। तो ये कंडीशन हम यूज़ किए कर चुके हैं बहुत दफ़ा चैप्टर 2 के अंदर। तो अब आप ये करें रिजॉल्विंग कंपोनेंट्स, आपने सीधा रिजॉल्विंग करनी है कंपोनेंट्स की, रिजॉल्विंग दी कंपोनेंट्स को रिजॉल्व करें किस के अलोंग, इस इंक्लाइंड प्लेन की वर्टिकल डायरेक्शन में जो फोर्सेस बन रही हैं उनको आपने क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन उन पे अप्लाई करना है, और इसी तरह से इसके अलोंग जो फोर्सेस बन रही हैं उन पे भी आपने इक्विलिब्रियम अप्लाई करना है। हम सबसे पहले इसकी परपेंडिकुलर जो फोर्सेस बन रही हैं उनको इवेल्युएट करते हैं। तो परपेंडिकुलर कौन कौन सी फोर्स बन रही हैं, यानी वर्टिकल, इसके वर्टिकल एक होगी आर यानी नॉर्मल रिएक्शन, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी होगी, एम जी कॉज अल्फा। इसके अलावा और कोई भी अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं एक्ट कर रही, इसी तरह से डाउनवर्ड डायरेक्शन में भी कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रही। तो इसलिए हम कहेंगे आर इज इक्वल टू एम जी कॉज अल्फा। लेफ्ट साइड वाली फोर्सेस का सम या अपवर्ड वाली फोर्सेस का सम इज इक्वल टू डाउनवर्ड वाली फोर्सेस का सम। अगर आर के अलावा कोई और अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रही होती तो हम इसको इस साइड पे प्लस करते। इसी तरह डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई और फोर्स एक्ट कर रही होती तो हम इसको इस डायरेक्शन, इस साइड पे इसको सम कर देते। ये होगी आपकी इक्वेशन नंबर 1, आर इज इक्वल टू एम जी कॉज अल्फा आ गई। इसी तरह से अब आपने इंक्लाइन प्लेन की अलोंग जो फोर्सेस बन रही हैं उनको सम करना है। एक फोर्स होगी ये ऊपर की तरफ, और जो दूसरी फोर्स है इसके पैरेलल है वो है एम जी साइन अल्फा, और वो इसके ऑपोजिट है, तो इसलिए म्यू आर इज इक्वल टू एम जी साइन अल्फा हो जाएगा। सिंपल, इसको बना दें इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखें पुटिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2, तो इसको उठा के यहाँ पे पुट कर दें, यानी आर की वैल्यू यहाँ पे डाल दें, तो आपके पास आ जाएगा म्यू आर की बजाय आ गया एम जी कॉज अल्फा इज इक्वल टू ये वाली चीज़ एज इट इज एम जी साइन अल्फा। एम जी कट हो जाएगी एम जी के साथ, और आपके पास म्यू टाइम्स कॉज अल्फा को उठा के उधर लेकर चले जाएं, तो साइन अल्फा ओवर कॉज अल्फा टैन अल्फा हो जाएगा। यहाँ से आप टैन को उधर लेकर आ जाएं तो अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू हो जाएगा। और अभी हमने पढ़ा था कि टैन इनवर्स म्यू किसके इक्वल होता है, टैन इनवर्स म्यू इज लैम्डा, और लैम्डा क्या चीज़ है, एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो फिर इसके बजाय आ जाएगा, आप यहाँ पे लिखेंगे सिंस लैम्डा इज इक्वल टू टैन इनवर्स म्यू सॉरी, सो अल्फ़ा के अंदर ये वैल्यू उठा के डाल दें, अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा। और यही चीज़ आपने प्रूव करनी थी कि ये जो इंक्लाइनेशन है, अल्फ़ा क्या था, वो एंगल था जो इंक्लाइन प्लेन बना रहा था हॉरिजॉन्टल के साथ, यानी इंक्लाइनेशन ऑफ द इंक्लाइनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन। हमने ये प्रूव करना था कि शो दैट द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन इंक्लाइन प्लेन इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। हमें यही चीज़ प्रूव करनी थी कि जो अल्फ़ा ये लैम्डा के इक्वल है। तो होपफुली आपको ये प्रूफ समझ आ गया होगा। थैंक्स।